जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। तो जैसे आप लोगों को कहा था कि एक ही वीडियो हुआ करेगी एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की, और संडे को हुआ करेगी, और जो हफ्ते का दिन होगा उसको हम टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नहीं बनाया करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हो और हर वीडियो में अगर आप 15-20 शेयर उठाएँ तो उनको टेक्निकली और फंडामेंटली भी थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपके साथ एक डिसाइड हुआ था और पुलिंग पूल वगैरह भी क्रिएट किया था व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी, कि एक ही वीडियो अब हुआ करेगी और आप लोगों की भी राय यही थी। तो जो आप लोगों ने कमिट किए थे 15 से 20 शेयर मैंने उनमें से उठा लिए हैं। तो शेयर आपके 25 थे, तो उनमें से कोई ऐसे शेयर हैं 3 4 5 रह गए हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उन्हें मैंने डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल तकरीबन सारे शेयर्स मैंने उठा लिए हैं जो आप लोगों ने गए थे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। तो पहला शेयर है जी हमारा एएसएल, एशा स्टील मिल लिमिटेड। सबसे पहले तो इसके जरा फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ईपीएस इसकी देखें, पहले ईयरली अर्निंग देखें, 2 पॉइंट माइनस 2.31, मतलब अर्निंग तो कमा तो कुछ रही नहीं है कंपनी, और 2 पॉइंट माइनस 2.38। तो यहीं से पता चल जाता है कि कंपनी हमारे पास फंडामेंटली वीक है। कंपनी की अर्निंग हमारे पास कुछ अच्छी खासी नहीं है। अगर 5 रुपए का शेयर है तो मेरे ख्याल में उसकी अर्निंग कम से कम 1.5-2 रुपए तो होनी चाहिए ना, कम से कम एक ही कर लें। तो एक भी नहीं है ना, यहाँ पे माइनस में जा रही है, तो कंपनी लॉस में जा रही है मुकम्मल। अब अगर ये शेयर चलेगा तो किस बेस पे चलेगा? टेक्निकल्स की बेस पे चलेगा, फंडामेंटली ये शेयर नहीं चलेगा। जहां पे भी ये शेयर चला था तो किस बेस पे चला था? ये शेयर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स की बेस पे चला था, फंडामेंटल्स की बेस पे नहीं चला था। तो यहाँ पे एक हार्मोनिक बैट पैटर्न बना था जिसकी जो सपोर्ट हमारे पास बन रही थी ना, मैं जरा अब यहाँ पे एक इसकी एक सपोर्ट ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट बन रही थी, लेकिन सपोर्ट मैं आपको ऑलरेडी कहता हूँ कि सपोर्ट एक जोन होता है। तो इसका जो जोन है ना, वो इसी जोन के अंदर मूव कर रही है, और अभी करंटली इसका एक कंसोलिडेशन जोन आप कह लें, वो मूव कर रहा है। कंसोलिडेशन जोन है जहां पे लोग बाय कर रहे हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो लोग बाइंग कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए लोग बाय करते हैं, और 10-15 पैसे ऊपर जाता है तो लोग निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे होल्ड भी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि अगर 1-2 महीने बाद अगर हमें गेन दे जाए 1 रुपए का तो बहुत अच्छी बात है। तो लोग अकेमुलेशन भी कर रहे हैं। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कम होता जा रहा है। तो ये जो वॉल्यूम कम होने होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम के अंदर अकेमुलेशन होती जा रही है, लोग शेयर को जमा करते जा रहे हैं। कुछ लोग शेयर से निकल रहे हैं और कुछ लोग जमा करते जा रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्हें शेयर का नहीं पता था, जो गलती से शेयर में आ गए थे, फॉरेन इन्वेस्टर, वो तो शेयर से निकल आए हैं। अब जो लोकल बंदे हैं, डे ट्रेडर हैं, वो शेयर के अंदर घुस रहे हैं, और उन्हें पता है कि ये शेयर टेक्निकली चलेगा, फंडामेंटली नहीं चलेगा। तो शेयर बेसिकली अपनी सपोर्ट को शेयर ने ब्रेक नहीं किया। अब आरएसआई को देखें तो आरएसआई का ट्रेंड हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है। आरएसआई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और अगर ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी हम रेजिस्टेंस कहां पे ड्रा करेंगे, शेयर कहां तक जा सकता है? तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, सबसे पहले इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, वो हमारे पास इस लेवल पे है। तकरीबन आप इसे 6 कंसीडर कर लें। तो 6 का लेवल है, इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करना इस शेयर के लिए बहुत लाजमी है। देन हमारे पास 6.50 6.50, और देन इसके बाद हमारे पास 6.80 या 6.80। तो ये इसकी मैंने रेजिस्टेंस भी ड्रा कर दी है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। तो इस लेवल पे करंटली बाइंग बनती है, कम से कम आप 20% इस शेयर पे इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी थी। अब ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ट्रेंड लाइन हमने एक शॉर्ट टर्म के लिए ड्रा की थी यहीं पे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इस ट्रेंड लाइन के बाहर हमें जो ही कैंडल पड़ेगी तो हम लोग एंट्री ले लेंगे। ये कैंडल हमारे पास ग्रीन पड़ी है यहाँ पे, तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल अब यहाँ हमारे पास पड़ी है, तो मैं जरा जूम करके दिखा दूं, ये कैंडल हमारे पास पड़ी है, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई है। कुछ लोगों ने, तो लोगों ने ट्रेंड लाइन की बेस पे एंट्री बनाई है, और मैंने भी आपको यही सजेशन की थी, अगर ये शेयर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है आप एंट्री ले सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तो मैकडी को जरा देख लें, यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट हुई है, क्योंकि ये शेयर अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे भी था। तो यहाँ पे आप इसके अंदर शेयर के अंदर बाइंग कॉल जनरेट कर सकते हैं, आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर हिस्टोग्राम का अगर रेड जोन देखें, बहुत ही बड़ा रेड जोन था, वो खत्म हो गया हमारे पास, और ये जो हमारे पास ग्रीन जोन है वो अभी हमारे पास तकरीबन स्टार्ट हो रहा है। तो एंट्री इस शेयर के अंदर भी बनती है, लेकिन इस शेयर को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में महीना लग गया नीचे आते हुए, तो मे भी महीना लग सकता है इसे ऊपर जाते हुए भी। तो मेरा बेसिक एनालिसिस था शेयर के बारे में। शेयर फंडामेंटली नहीं चलेगा, फंडामेंटली शेयर वीक है, आप इसकी जाके फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो देख सकती हैं। टेक्निकली शेयर चलेगा वॉल्यूम की बेस पे, लोगों के सेंटीमेंट्स की बेस पे। चलते हैं जी अगले शेयर पे जरा। तो अगला शेयर है जी हमारे पास जीजीएल, गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड।
अगर इस शेयर की ईपीएस देखें तो मेरे ख्याल में कोई इतनी खासी अच्छी ईपीएस नहीं है। ईयरली अर्निंग देखिए हमारे पास 0.86 है, देन हमारे पास 0.51 है। तो एक तो बात ये हमारे जहन में आ गई है कि शेयर कुछ ना कुछ कमा जरूर रहा है, मुकम्मल लॉस में नहीं है। बहरहाल ये इस शेयर की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, जिस सपोर्ट पे शेयर आया है। और हमारे पास जो एक पैटर्न बना है ना, अब मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न ड्रा करके देता हूँ। जो हमारे पास शेयर का पैटर्न बना है, हमारे पास एक हार्मोनिक बैट पैटर्न बना है। कुछ लोग इसे एरो कहते हैं, एरो जैसे वो तीर और कमान होता है, कुछ लोग उसे वो वाला पैटर्न कहते हैं, मैं इसे हार्मोनिक बैट पैटर्न कहता हूँ, और कुछ लोग कुछ और पैटर्न कहते हैं। तो वो चले, लोगों का एनालिसिस होता है, तो कुछ भी कह सकते हैं, वो पैटर्न होते हैं मुख्तलिफ। तो मैं इसे हार्मोनिक बैट पैटर्न भी कहता हूँ। तो ये हमारे पास हार्मोनिक बैट पैटर्न है, इसकी दो लेग्स होती है। ये हमारे पास इसकी राइट लेग है, ये वाली, और ये दूसरी साइड पे है वो इसकी हमारे पास लेफ्ट लेग है। तो ये एक हमारे पास हार्मोनिक बैट पैटर्न बन रहा है, जो कि अपनी सपोर्ट पे जाके इस शेयर ने स्टे किया है, और शेयर उसकी सपोर्ट पे जाके ही इसने एक कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट किया है। तो ये मैंने एक पैटर्न ड्रा कर दिया है। अभी एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारी इस शेयर से, ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, मैं अब यहाँ पे जरा एक एरो ड्रा कर देता हूँ। तो अब देखिए कंसोलिडेशन जोन तो चल रहा है, जैसे ही कंसोलिडेशन जोन इस शेयर का खत्म होगा, ये शेयर दोबारा अपने टॉप की तरफ जाएगा, जो कि इसका टॉप बन रहा है तकरीबन 12 का, 11:30 से 12। तो ये शेयर तकरीबन 9 से लेकर 11:30 से 12 की तरफ जाने की कोशिश करेगा इन फ्यूचर। अब इस शेयर को ऊपर की तरफ जाने में अगर देखें, ये शेयर नीचे कहां से आया था, तकरीबन 2 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक तकरीबन महीना लग गया है। और अब तकरीबन आज की डेट के बाद, 15 की डेट के बाद 3-4 दिन और कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है, उसके बाद इस शेयर को महीना लग सकता है। तो लेट्स सपोज कि ये शेयर ऊपर जाता भी है, तो मेरे ख्याल में 1 महीने 15 दिन तक ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, मजीद इस टारगेट को अचीव करेगा, और तब तक इसकी जो अनाउंसमेंट है वो भी मेरे ख्याल में करीब आ जाएगी। अगर आरएसआई को देखें, तो आरएसआई का जो अप ट्रेंड लिया था ना आरएसआई ने, वो हमारे पास लिया था 20 से, और अभी आरएसआई थोड़ी ऊपर गई है, और आरएसआई फिर दोबारा अब हमारे पास आ गई है 33 पे। तो बहरहाल कंसोलिडेशन जोन तो चल रहा है। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम अब देखें बिल्कुल कम हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो वॉल्यूम एक्यूमुलेशन अब हो रही है, लेकिन वॉल्यूम इतना भी कम नहीं है। देखें लास्ट कैंडल पे वॉल्यूम पड़ा है हमें तकरीबन 1.6 मिलियन, उससे पहले 5,30,000, उससे पहले 4,20,000, उससे पहले 1 मिलियन एंड सो ऑन। तो वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ये शेयर भी फंडामेंटली कम चलेगा। फंडामेंटली इतना बुरा भी नहीं है कि बंदा कहे बहुत ही बुरी कंपनी है, ठीक है, अच्छी कंपनी है, गुजारा कर रही है। और टेक्निकली ये शेयर चलेगा जी। तो अब इसके अंदर ना एक गैप पड़ा था, ये जो विंडो पड़ी थी, ये विंडो क्लियर जरूर होती है, कवर जरूर होती है, और इस शेयर ने वो विंडो कवर कर ली है। तो अब जरा इसके मैकडी को देखें, तो मैकडी ने यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की थी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बाय कॉल जनरेट हुई है। एक्सपेक्टेड था कि लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, ये शेयर अब हो सकता है कि इस लेवल पे आके एक अपना डबल बॉटम बनाएगा। यहाँ से अब ये शेयर दोबारा यहीं पे आएगा तो एक डबल बॉटम बनाएगा, और डबल बॉटम जब भी शेयर का बनता है, उसका मतलब ये होता है कि शेयर अपने लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये एक डबल बॉटम है, मतलब उस सपोर्ट पे लोग क्या है, रेजिस्ट कर रहे हैं, शेयर रेजिस्ट कर रहा है। उसके बाद एक्सपेक्टेड होता है कि वो शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डबल बॉटम का। इसी तरह एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डबल टॉप का, वो अगर किसी शेयर में आया तो हम डबल टॉप के कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे। तो ये मेरा एनालिसिस है शेयर के बारे में, मैं एनालिसिस के बारे में गलत भी हो सकता हूँ, मेरा काम होता है कि आपको अपना व्यू दूं। तो एक्सपेक्टेड होता है, मोस्टली चांसेस होते हैं कि ऊपर जाएगा। और मैं अक्सर आपसे एक बात कहता रहता हूँ, इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि वो इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। लाजमी नहीं है, 100% नहीं है, 100% कोई बंदा आपको कंफर्म नहीं कह सकता है। तो चलते हैं जी जरा अगले शेयर की तरफ। तो अगला शेयर है जी हमारे पास सल। तो इतना तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि अब तक मैं आपको सल के बारे में, जितना राइट शेयर के बारे में मैंने डिस्कशन की है, शायद ही किसी बंदे ने की होगी। तो राइट शेयर की मैं मुखालिफ क्यों, इसी वजह से हूँ कि कंपनी के बाद जब पैसा नहीं होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की बजाय कंपनी, हम जैसे जो लोकल बंदे होते हैं जिन्होंने शेयर बाय किया होता है, कंपनी उन्हें घेरने की कोशिश करती है, और कोशिश करती है कि उनसे पैसा लिया जाए और वो इन्वेस्ट करें। यार खुदा के बंदो, तुम बड़े इन्वेस्टर लाओ, छोटे बंदों से तुम 2.5-3 रुपए का तुम्हें राइट शेयर दे के क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम बड़े इन्वेस्टर को फंसाएं, तो कम से कम कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट भी आए। तो देखें यहाँ पे ये 54 रुपए का शेयर है, और ईयरली अर्निंग इनकी कितनी आ रही है, 2.14 की। तो ईपीएस जरा इनकी अपनी देख लें, ईपीएस इनकी हाल में कोई खड्डे में बड़ी हुई है, और कंपनी देख लें आगे से सेल की है, सेल इनकी ज्यादा है, और आगे से फिर गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में अन्नी मचा दी है। गवर्नमेंट इनको कुछ दे नहीं रही है, और टैक्सेस पे टैक्सेस लगाई जा रही है, और मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ने नहीं दे रही है गवर्नमेंट। तो कसूर उनका भी नहीं है,
लेकिन राइट शेयर जो दे रहे हैं ना, इसकी बजाय वो फॉरेन इन्वेस्टर को अगर अट्रैक्ट करें तो बेहतर है। अभी जो कल परसों इन्होंने एक स्टेप उठाया कि यूएई में जो इनकी सेल्स है ना, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। यूएई में स्टार्ट करें, सऊदीया में स्टार्ट करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। बेशक कंपनी बहुत अच्छी है, उनका बिजनेस हर तरफ है, फैला हुआ है, लेकिन लोकल बंदों को फंसाने की बजाय फॉरेन इन्वेस्टर को अगर अट्रैक्ट करें तो बेहतर होगा। बहरहाल शेयर एक्सपेक्टेड था कि ये इसका एक जोन था शेयर का 37 का, लेकिन शेयर उससे नीचे आ गया जरा और 34 तक आ गया। अब शेयर ने यहाँ से एक अप ट्रेंड लेने की कोशिश की है और शेयर को एक अच्छी न्यूज भी मिल गई है जिसको लोगों को इंतजार था। अब शेयर की अगर आरएसआई देखें, वो हमारे पास तकरीबन पहुंच गई है 44 पे, और आरएसआई ने कहां से अप ट्रेंड लिया था? 20 से। जब भी 20 से आरएसआई अप ट्रेंड लेती है, यहाँ पे इसका मतलब था कि शेयर हमारे पास ओवरसोल्ड हो चुका है। अब ओवरसोल्ड होने के बाद जब ये शेयर अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे था, अब ये पहुंच गया इस लेवल पे 44 पे। अब कम से कम ये शेयर अगर 60 से ऊपर गया तो फिर 70 को जरूर टच करेगा। 50 का जो जोन होता है हमारे पास एक न्यूट्रल जोन होता है। अगर 50 के जोन को अगर 50 से होता है कि 50 आरएसआई पे चले जाए, शेयर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कंफर्मेशन नहीं होती हमें। अगर शेयर 50 को क्रॉस कर जाए देन एक्सपेक्टेड होता है कि शेयर 60 को क्रॉस करेगा, और 60 को क्रॉस कर जाए देन 70 और देन 80 पे जाके ब्लास्ट करेगा। बहरहाल शेयर को मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए और शेयर अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि इसकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस बनाई जाए तो कहाँ की बनाई जाए? पहली आप एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना सकते हैं, मैं इसका जरा कलर चेंज कर देता हूँ। ये इसकी एक रेजिस्टेंस बन गई है। देन मजीद अगर ये ऊपर जाता है महीने 2 महीने के अंदर देन 47, और देन एक्सपेक्टेड है कि 50 को टच कर सकता है, एक्सपेक्टेड है, मे भी ना भी करे, कुछ दोबारा बुरी न्यूज आ जाए। बहरहाल मेरे आइडिया कि शेयर को मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए 2-3 माह के अंदर अंदर। एमएसीडी को देखें, एमएसीडी ने तकरीबन यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर दी थी, और ये जो हमारा रेड जोन था, हिस्टोग्राम था, रेड है, वो खत्म हो गया है, और जो ग्रीन जोन है वो अब तकरीबन स्टार्ट हो गया है। और एक और बात, शेयर कभी भी सीधा मूव नहीं करता है, शेयर हमेशा जिग-जैग मूवमेंट में मूव करता है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखा करें, शेयर ऐसे ही मूव करता है, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो। शेयर फर्ज करें अब अगर नीचे आ रहा है तो शेयर तब भी जिग-जैग मूवमेंट में आएगा, पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक जिग-जैग मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को जरूर ध्यान में रखा करें। तो एक्सपेक्टेड टारगेट मैंने इसका बता दिया, सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी है, और कंपनी के बारे में जो न्यूज थी वो भी मैंने आपको बता दी है, और कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि कंपनी की ईपीएस कम है, कंपनी की सेल्स अच्छी है, कंपनी पूरे मुल्क में काम कर रही है, तो ईपीएस बेहतर होनी चाहिए। अगर न्यू गवर्नमेंट आएगी, लेट्स सपोज जैसे ही इलेक्शन होते हैं, न्यू गवर्नमेंट आएगी, हमारे पास जो फार्मा का सेक्टर है, तो फार्मा के सेक्टर पे टैक्सेस कम होंगे, तो जैसे ही टैक्सेस कम होंगे तो मेरे ख्याल में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगी। तो हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर कंपनी जो है वो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों इलेक्शन की न्यूज पे टिकी हुई है। आगे आप लोग खुद देख लीजिएगा। और जो भाई कह रहे थे कि राइट शेयर के बारे में, तो वही एक ही बात है, अगर ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, शेयर के बारे में अच्छी न्यूज आएगी, तो राइट शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अभी करंटली शायद 1.60-70 भी मूव कर रही है, बल मैंने देखी नहीं है। तो अगर कंपनी परफॉर्म करेगी तो राइट शेयर भी परफॉर्म करेगा। तो मैंने एंट्री ली थी, अपने जो मेरे पास प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स थे उनसे मैंने तकरीबन 34 और 35 के दरमियान एंट्री ली थी, और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने उन्हें 37 पे एग्जिट भी करवा दिया था। तो चलते हैं जी जरा अगले शेयर पे। अगला शेयर है जी हमारे पास वेव्स। अब सबसे पहले तो इस शेयर की ना आप एक सपोर्ट ड्रा कर लें। इस शेयर की मैंने एक सपोर्ट ड्रा कर दी है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इस शेयर की सपोर्ट आ गई है। मैं जरा इसका कलर चेंज कर देता हूं। तो अब लोगों के सेंटीमेंट्स क्या थे, ये शेयर इस लेवल तक ही जाएगा, और इसी लेवल पे जाके ये शेयर रेजिस्ट कर रहा है। आप वॉल्यूम देख लें, डेली की बेस पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इससे अच्छा वॉल्यूम बढ़ रहा है, अकेमुलेशन हो रही है। तो अब अगर इसका अकेमुलेशन जोन हम ड्रा करना चाहें, सॉरी माजरत, तो हम ड्रा कर सकते हैं इस लेवल पे। तो ये एक अकेमुलेशन जोन चल रहा है, इसके अंदर जब तक ये शेयर चलता रहेगा लोग अकेमुलेट करते रहेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो यार कप एंड हैंडल पैटर्न पे मैं तो बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि हमारी मार्केट ही इतनी छोटी सी है। अगर छोटे पेनी स्टॉक्स में भी अगर कप एंड पैट जो ये है, सॉरी, एक जिसे आप कहते हैं कि वो एक मग टाइप जो पैटर्न होता है, या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं, तो वो अगर यहाँ पे भी फॉलो होने लग जाए तो फिर ये शेयर, अगर इसकी जो चौड़ाई है वो दांत यहाँ से देखें ना, अगर 7.55 और 6 ₹1.5, अगर ये शेयर ₹1.5 आ गया 6 से, तो मेरे ख्याल में शेयर 4.5 पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा तो होना नामुमकिन है यार, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होता है। बहरहाल
जो बड़े शेयर होते हैं उन पे ऐसा पैटर्न फॉलो होता है टेक्निकली, ऐसे छोटे शेयर पे फॉलो नहीं होता है। तो बहरहाल ये शेयर यही कहता है कि हमारे पास तकरीबन डेढ़ से 2 रुपए टेक्निकली इस शेयर को गिर जाना चाहिए अगर हमारे पास ये कप एंड हैंडल या फिर जो आप कप का पैटर्न कहते हैं अगर फॉलो होगा तो। लेकिन मुझे ये पैटर्न फॉलो होता दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि जब ये कंसोलिडेशन जोन आउट होगा, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। और जहां पे इसका पहले लेवल था, पहले लेवल पे था, तो कम से कम ये हमारे पास 7.70-80 के लेवल पे जाएगा। तो मैंने इस शेयर पे काम किया है कि नहीं, बिल्कुल मैंने शेयर पे अंदर कुछ ना कुछ बाइंग करवाई हुई है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। आरएसआई को देखें, आरएसआई ने अप ट्रेंड कहां से लिया, तकरीबन 21 के लेवल से। 21 का मतलब क्या है कि शेयर हमारे पास ओवरसोल्ड हो चुका था काफी हद तक, लोगों ने शेयर को निकाल दिया था। अब हमने जो गेन लेना था इस लेवल पे गेन हमने ले लिया है। आरएसआई नीचे आ गई, अब आरएसआई ऊपर गई है और आरएसआई थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन जोन जब भी होता है आरएसआई थोड़ा स्ट्रगल करती है और शेयर की प्राइसेस जो होती हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन एक जोन के अंदर मूव करती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी इसका एक जोन चल रहा है, तो जैसे ही ये जोन पे हमें ब्रेकआउट मिलता जाएगा ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इधर से देख लें, एमएसीडी को देख लें, और एमएसीडी का ये जो हमारे पास यहाँ पे एक थोड़ी सी एक मूव बनी थी हमारे पास, और शॉर्ट टर्म के लिए मूव बनी है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कंसोलिडेशन जोन आ गया, तो जैसे ही कंसोलिडेशन जोन होगा एमएसीडी आपका दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगले शेयर है जी हमारे पास लोड्स। तो अब लोड्स के बारे में भी लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो एक सपोर्ट पे टिके हुए थे। ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती, देन हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट थी। नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास इस लेवल पे है, तकरीबन 6 के लेवल पे है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती तो ये शेयर हमें तकरीबन 6 के ऊपर नजर आता, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई है और कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट हुआ है, लोगों ने इसी लेवल के अंदर एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। वॉल्यूम बेशक कम है पहले की निस्बत, लेकिन वॉल्यूम ओवरऑल अच्छा है। अब लास्ट कैंडल में देखें, तकरीबन वॉल्यूम 1,70,000, उससे पहले 67,000, उससे पहले 1,08,000, उससे पहले 1,66,000, उससे पहले 1,55,000, उससे पहले 1,55,000 एंड सो ऑन। तो वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हो रही है, तो मे बी एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर डिप ले सकता है। जैसे यहाँ पे ये शेयर ने डिप ली थी तकरीबन 5.70 तक, तो अगर ये शेयर डिप लेता है तो लेना चाहिए। तो करंटली शेयर से 6.18 पे है और ये शेयर लो कहां तक जा सकता है, 5.60 तक। तो अगर आप इस लेवल पे बाय करते हैं, इस सपोर्ट पे बाय करते हैं, आप 20% इस सपोर्ट पे बाय करेंगे और 20% इस सपोर्ट पे बाय करेंगे, और आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहां पे रखेंगे, इससे नीचे 5 के लेवल पे। जैसे ये शेयर 5 पे जाएगा आप इससे एग्जिट ले लेंगे। अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ जा सकता है और अब इस शेयर के अंदर ट्रेड लेना खतरनाक हो सकता है। तो अब जैसे ही कंसोलिडेशन जोन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा हमारे पास, तो हम शेयर के अंदर एंट्री ले लेंगे। आरएसआई को देखें, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है और आरएसआई ने तकरीबन एग्जैक्टली 27 से 30 के दरमियान एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश की है, तो मूव लिया आपकी तरफ। तो अब आरएसआई को देखें, आरएसआई 38 पे पहुंच गई है और कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा है। आरएसआई अब ऊपर की तरफ जाएगी और आरएसआई कम से कम एक्सपेक्टेड जो टारगेट है आरएसआई का वो 60 तक जाएगी, देन एक्सपेक्ट करेंगे 70 की तरफ। एमएसीडी को देखें, एमएसीडी ने यहाँ पे तकरीबन एक बाय कॉल जनरेट कर दी है और हिस्टोग्राम का जो रेड जोन था वो यहाँ पे खत्म हुआ है और एक हमारे पास ग्रीन हमारे पास हिस्टोग्राम की कैंडल टाइप भी पड़ गई है। तो एक्सपेक्टेड है अब ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बहरहाल सपोर्ट मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, और जो रेजिस्टेंस बनेगी वो आपने, रेजिस्टेंस में आपको हमेशा बताता हूं कि रेजिस्टेंस कभी भी एक जगह नहीं होती है, रेजिस्टेंस एक जोन होता है, वो जोन आप पे डिपेंड करता है। एक इसकी रेजिस्टेंस इस लेवल पे बन गई है, इस लेवल पे जाएगा आप कुछ वॉल्यूम सेल कर देंगे, देन इस लेवल पे जाएगा आप अपना 10% वॉल्यूम दोबारा सेल कर देंगे या 20%, देन इस लेवल पे जाएगा आप कुछ अपना वॉल्यूम दोबारा सेल कर देंगे, देन इस लेवल पे जाएगा कुछ वॉल्यूम आप दोबारा निकाल देंगे, देन इस लेवल पे जाएगा आप दोबारा अपना वॉल्यूम निकाल देंगे। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट टेकिंग। तो प्रॉफिट टेकिंग इसलिए जरूरी होती है कि प्रॉफिट टेकिंग से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आप बैठे रहेंगे कि शेयर में सेल नहीं करूंगा, मैं यहीं पे सेल करूंगा, वो शेयर यहाँ पे नहीं गया तो शेयर दोबारा नीचे आ गया, तो अब अगर यहीं पे आप सारा वॉल्यूम इस लेवल पे अगर आप सेल करेंगे तो आप अगली बार इस शेयर के अंदर एंट्री ही नहीं लेंगे। आप कहेंगे कि यार इस शेयर का मुझे पता ही नहीं चला, पिछली बार भी मेरा जो प्रॉफिट था वो कम हो गया था। तो अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट टेकिंग का। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास ट्रेड। तो ट्रेड को अगर देखें तो ये इस शेयर की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी हमारे पास
15.50 पे, और ये शेयर तकरीबन उसी जोन पे था, 15 से 15.50। मैं यहाँ पे जरा ड्रा कर देता हूँ, तो वो जो सपोर्ट थी उसी सपोर्ट पे शेयर रहा है, उस सपोर्ट को शेयर ने ब्रेक नहीं किया है। सपोर्ट बेसिकली एक पॉइंट नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ 15 हमारे पास सपोर्ट है, सपोर्ट कभी 15 नहीं होगी, सपोर्ट एक जोन होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 15 से 15.5, तो ये कहना मुनासिब है कि 15 से 15.5 हमारे पास एक सपोर्ट जोन था, उस सपोर्ट जोन को शेयर ने ब्रेक नहीं किया है। तो ये जो बरल हमारे पास एक गैप पड़ रहा है, ये गैप कवर होना लाजमी है। तो ट्वीट वालों ने राइट शेयर दिए थे, कोई बात नहीं, रेगुलर तो नहीं देते हैं, एक बार दे दिए थे, कोई बात नहीं, जरूरत होगी कंपनी को पैसे शायद, बहरहाल कोई बात नहीं, शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, अगर आप 1 महीने की बात करते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर 19 के लेवल पे जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बेशक 30, 35, 40 रुपए का गेन ले सकते हैं। अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम शेयर में हमने शॉर्ट एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस के साथ लेनी है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, ये ट्रेंड लाइन जब तक ऊपर जाती रहेगी हम इसके साथ मूव करते रहेंगे, और जब भी इसके नीचे ब्रेकआउट होता जाएगा, कैंडल इसके नीचे पड़ेगी, हम एग्जिट ले लेंगे। ये 19 तक आप ऐसे ड्रा कर दे ट्रेंड लाइन, जब तक ऊपर जाता जा रहा है आप लोग एंट्री लेते जाएं, लेकिन जैसे ही नीचे कैंडल पड़ेगी आप लोग एग्जिट ले लेंगे, और आप अपना लॉस होगा या चाहे प्रॉफिट होगा आप लोग बुक करके शेयर से निकल आएंगे। तो ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बड़े शेयर में। बड़े शेयर में तो मैं लाजमी कहता हूं कि ट्रेंड लाइन को कॉन्सेप्ट को लाजमी यूज किया करें, क्योंकि उन शेयर में जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है, रिवार्ड बहुत कम होता है और रिस्क बहुत ज्यादा होता है डेली ट्रेडिंग के लिहाज से। तो इंट्राडे में भी ऐसे ही होता है, इंट्राडे में आपको एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़ती है कि जैसे ही नीचे आएगा आप एग्जिट ले लेंगे, आपको लॉस कम होगा। अब अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है नीचे की तरफ, तो ये शेयर दोबारा 15 पे भी आ सकता है, 15.40 पे। अगर ये शेयर 15.40 पे आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? फिर तो आप फंस जाएंगे, फिर आपका दोबारा लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट लेगा आप एग्जिट ले लेंगे, और देन एक्सपेक्ट करेंगे शेयर 15.50 पे आ जाएगा, और एक्सपेक्टेड जो होता है टारगेट वो अचीव हो जाता है मोस्टली कंडीशन में। आरएसआई को देखें, आरएसआई तकरीबन अब 46 पे पहुंच गई है, आरएसआई का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, आरएसआई अब ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, आरएसआई कम से कम 60 को टच करेगी, 60 को टच करेगी, मेरा एनालिसिस है, मेरा ख्याल है। बहरहाल अगर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं टच करती कोई बात नहीं, महीना डेढ़ के अंदर टच कर जाएगी। एमएससीडी ने तकरीबन यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की थी, उसके बाद ये शेयर थोड़ा ऊपर गया है, और अभी एमएससीडी का जो हमारे पास जोन है वो तकरीबन थोड़ा सा पॉजिटिव है। बहरहाल अगर थोड़ा सा हमारे पास पॉजिटिव जोन, अगर ये हिस्टोग्राम का एंड भी होता है, तो थोड़ा सा एक नेगेटिव जोन हमारे पास रेड जोन हिस्टोग्राम का स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ी उम्मीद है कि जैसे यहाँ पे हुआ था एक ग्रीन जोन स्टार्ट हो गया था, एक हमारे पास गेन देखने को मिला था, तो ऐसा गेन आपको देखने को दोबारा भी मिल सकता है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड। तो फैसल बैंक लिमिटेड ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो आखिरी कैंडल पड़ी है ना वो थोड़ा नीचे चली गई है। वो किस वजह से गई है आपको बेहतर पता है कि हमारे पास जो अनाउंसमेंट हुई है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ा, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से हमारे पास बैंकिंग सेक्टर पे पड़ा है। तो ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन जोन था, आप इसे एक सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर मजीद नीचे की तरफ जाएगा, और ये जो हमारे पास एक गैप पड़ रहा है इस गैप को कवर करेगा। बहरहाल बहुत अच्छा शेयर है यार। एक तो ये शेयर आपके शरिया जो क्लाइंट कंप्लाइंट कंपनी है उनके अंदर आ जाता है। तो शरिया की जो भी कंपनियां हैं उसके अंदर ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं नॉन शरिया की निस्बत। तो अब इस जोन के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं, आप स्टॉप लॉस अपना कहां पे रखेंगे? अब जो इससे पहले हमारे पास एक ग्रीन कैंडल होगी या रेड कैंडल होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो हमारे पास एक कैंडल पड़ रही है ना, इस कैंडल के लिहाज से मैं यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा। वो बन रहा है हमारे पास 20.50, और इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। तो ये हमारे पास स्टॉप लॉस होगा अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस जोन को ब्रेक कर देगा। इस जोन को अगर ब्रेक कर गया देन उम्मीद है कि ये शेयर लाजमी इस लेवल तक आएगा, और यहाँ से 19.86 पे जो मैंने एक इसकी सपोर्ट बनाई हुई है, इससे मुराद है 19.80 से लेकर 20.10-15 तक। अगर उस लेवल पे आता है आप लोग बाइंग बना सकते हैं। तो इस लेवल पे भी मेरे ख्याल में आप बाइंग बना सकते हैं, अच्छा लेवल है। आप 20% अगर आप इस लेवल पे बाइंग करना चाहते हैं, करंट प्राइस पे 20% बाय करें, और देन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते तो स्टॉप लॉस की वैल्यू पे 20% और बाइंग करें, और देन ये जो हमारे पास 19.86 है इस पे जाके आप 40% मजीद बाय कर लें, और देन आपका 80% बाइंग हो जाएगी, और 20% आप एवरेजिंग के लिए रख लें। अगर ये शेयर 19 के लेवल पे जाता है या 18.5 पे जाता है, तो आप लोग उस लेवल पे जाके क्या कर लेंगे? एवरेजिंग कर लेंगे, तो आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी।
तो शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ये शेयर आपको 1-1.5 रुपए का गेन आपको आराम से देगा, आराम से बिल्कुल। इससे पहले देखे ना, ये शेयर चला था 21 से तकरीबन चला था और ये शेयर गया था 24 तक, 3 रुपए का गेन दे गया। अभी यहां से चला था ये शेयर 20 से और गया था जी तकरीबन 26 तक, 6 रुपए का गेन दे गया। अब अगर ये शेयर फर्ज करें 20 से चलता है तो एक्सपेक्टेड तो है 24 तक जाएगा। अगर 19 से चलता है, 20 से चलता है तो भी एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर 24-25 तक जाएगा। तो 4-5 रुपए का ये गेन आपको शेयर 3-4 मंथ के अंदर अंदर दे देता है। और सबसे बड़ी बात, डिविडेंड वाला शेयर है। 1 रुपए का डिविडेंड दिया इन्होंने अभी, और इससे पहले इन्होंने 1 रुपए का दिया, तो डिविडेंड थोड़ा कम होता है लेकिन डिविडेंड जरूर देता है। अर्निंग इनकी जो होती है, ईपीएस होती है, वो थोड़ी मुनासिब होती है, इतनी बुरी भी ईपीएस नहीं होती। बहरहाल बैंकिंग सेक्टर है तो अच्छा सेक्टर है, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो वैसे भी लोग ज्यादा ट्रेड लेते हैं। अब अगर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई का एक कंसोलिडेशन जोन था ना, वो आरएसआई भी शो कर रहा है एंड हुआ है। वो किस वजह से वो एंड हुआ है? अब आरएसआई की एक जो रेंज शिफ्ट थी ना हमारे पास, वो एक्सपेक्टेड थी कि 30 से इस शेयर को अप ट्रेंड लेना चाहिए लेकिन नहीं लिया। वजह क्या बनी है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता, ये जो कैंडल आपके पास लास्ट कैंडल पड़ी है, ये कैंडल आपको तकरीबन इस लेवल पे दिखाई देती, ये आपको शेयर तकरीबन 22 पे दिखाई देना था, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, इस वजह से ये शेयर थोड़ा डाउन आ रहा है और अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। पर एमएसीडी ने एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं की है। जैसे ही इन दोनों का क्रॉस ओवर होगा, जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, तब हमारे पास एक मुकम्मल तौर पे बाइंग लेवल जनरेट होगा। और सेकंडली, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? आरएसआई हमारे पास 30 से ऊपर की तरफ अप ट्रेंड ले रही होगी, और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। और थर्ड कंडीशन क्या है कि शेयर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा और एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा होगा, और हमारे पास 2 लगातार ग्रीन कैंडल पड़ी होगी कम अज कम। देन हम इस शेयर के अंदर एक लॉन्ग टर्म एंट्री लेंगे। आगे चलते हैं जी और अगले शेयर को जरा देख लेते हैं। तो अगला शेयर है जी हमारे पास पीओएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। अच्छा शेयर है, बहुत हैवी शेयर है, और इनका जो डिविडेंड था वो मेरे ख्याल में 60 रुपए का डिविडेंड है। 60 रुपए का डिविडेंड दिया जी शेयर ने, तो आपको बैठे बैठा 60 रुपए का मिल गया है। अगर आपने ये शेयर फर्ज करे यहाँ पे बाय किया था 400 पे, और ये शेयर हाई कहां तक गया था? तकरीबन 460 पे। 60 रुपए का गेन आपको वहां से मिल गया है और 60 रुपए का आपको डिविडेंड मिल गया है। अब आप डिविडेंड लें या कैपिटल गेन लें, वो आपकी मर्जी। अब जिस दिन इस शेयर की एक्स डेट होगी, ये शेयर आपको किस लेवल पे नजर आएगा? तकरीबन ये शेयर आपको 400 के लेवल पे नजर आएगा, तकरीबन, मेरा आइडिया है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो आपने इस लेवल पे बैठना है। ये इसकी एक सपोर्ट बन रही है और देन इसकी एक सपोर्ट ये वाली बन रही है, तो उम्मीद है 390 से लेकर 400 के दरमियान ये शेयर गिरेगा और मे भी 380 पे भी आ सकता है। तो इस जोन के अंदर आप लोग बाइंग करेंगे, और बाइंग करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग बाइंग नहीं करेंगे। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेनी है तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूं, आप लोग एंट्री बेशक ले लें। यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें और इस ट्रेंड लाइन को आप यहां से जोड़ दें। तो ट्रेंड लाइन का असूल क्या होता है? बेसिकली ट्रेंड लाइन का असूल ये होता है कि जो भी आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, वो लाइन कम से कम 3 कैंडल या 3 कैंडल की शेडो को टच कर रही हो, कम से कम 3 कैंडल को टच कर रही हो या 3 कैंडल की शेडो को टच कर रही हो, तब आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे। तो ये देखें, एक फर्स्ट कैंडल ये टच है, सेकंड ये टच है, थर्ड ये टच है और फोर्थ ये टच है। तो ये तकरीबन 4 हमारे पास कैंडल्स को टच कर रही है। अब एक्सपेक्टेड है, अब अगर इस ट्रेंड लाइन को ये शेयर ब्रेक कर गया यहाँ पे, तो देन हम एक्सपेक्ट करेंगे शेयर मजीद नीचे की तरफ जाएगा, और लॉन्ग टर्म में तो यार इसे नीचे जाना ही है, लाजमी जाना है। वजह क्या है? आपको पता है, एक्स डेट है। तो जैसे ही डिविडेंड की एक्स डेट गुजर जाएगी तो ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आएगा। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये शेयर कहाँ पे क्लोज हुआ था? 442 पे, और एक्स डेट के बाद ये शेयर कहाँ पे मिला था आपको? 426 पे। तो ये तकरीबन 16 रुपए का, और डिविडेंड कितना था? 20 रुपए का। 20 रुपए का डिविडेंड था, ये शेयर नीचे कितना गया? 16 का। अब डिविडेंड कितना है? 60 का। अब एक्सपेक्टेड कितना कर सकते हैं? कम से कम 50 रुपए, 45 से 50 रुपए एक्सपेक्ट करेंगे शेयर नीचे आएगा। अगर फर्ज करें ये शेयर हमारे पास 430 से आता है, तो आप 50-40 रुपए निकालें तो आपको ये शेयर सीधा साधा 390 पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने साथ में आपको 380 का भी डिजिट बता दिया है। बहरहाल शेयर आपका स्ट्रॉन्ग बीरिश है। एक होता है बुलिश होता है, एक होता है बीरिश होता है। तो हमारे पास करंटली ये शेयर बीरिश है। बीरिश का मतलब होता है ये शेयर नीचे आएगा, और बुलिश का मतलब होता है ये शेयर ऊपर जाएगा। तो कुछ लोगों को ये चीजें भी नहीं पता होती, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि उन्हें शर्मिंदा किया जाए, लर्निंग होती है बेसिकली। मैं खुद लर्निंग कर रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत ज्यादा आता है,
मैं खुद लर्निंग कर रहा हूँ यार, इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। तो आप लोग जो अक्सर मैं देखता हूँ तो 15 से 20 बंदे जो होते हैं वो रेगुलर पूरी वीडियो वॉच कर रहे होते हैं एंड तक, चाहे 1 घंटे की वीडियो हो चाहे 1.5 घंटे की वीडियो हो, तो उनकी लर्निंग हो रही होती है। वो कुछ नई नई चीज सीख रहे होते हैं और कुछ मुझसे जाके व्हाट्सएप पे कह रहे होते हैं कि भाई आपने ये जो चीज कही है ना, तो ये चीज हमें समझ आ गई है, तो अब हम अपना चार्ट बनाएंगे और आपको सेंड करेंगे, आप बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। अच्छी बात है यार, लर्निंग किया करें। तो बहरहाल शेयर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बिरिश है, नीचे आ रहा है। आरएसआई कहां से अपटर्न ले सकती है? आरएसआई या तो हमारे पास 34-35 के लेवल से अपटर्न लेगी या हमारे पास एग्जैक्ट 30 के लेवल से अपटर्न लेगी। तो हमारे पास रेंज शिफ्ट आ गई है, तो शेयर मजीद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। अब अगर हम कहेंगे कि शेयर 35 के लेवल से अपटर्न लेगी आरएसआई और शेयर लेगा, तो वो कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि शेयर की एक्स डेट आ रही है। देन अगर हम कहेंगे 29 से लेगी, तो वो भी कहना मुनासिब नहीं है। अगर 29 पे आरएसआई आ गई, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये शेयर हमारे पास 420 पे ही पहुंचेगा। अगर ये शेयर 390 से 400 के दरमियान आता है, तो मेरे ख्याल में इसकी आरएसआई हमारे पास ओवरसोल्ड हो जाएगी। आरएसआई ओवरसोल्ड होगी तो मतलब आरएसआई तकरीबन 25 तक आ जाएगी, तो 29 से कम आ जाएगी जरूर। तो बहरहाल मेरा काम था ट्रेड आइडिया आपको देना। तो ये अगर आप देखें ना, इसके एमएसीडी को देखें, तो एमएसीडी ने यहाँ पे हमें कह दिया था कि आप इस शेयर से एग्जिट ले लें। यहाँ पे इस कैंडल पे उसके बाद एक कैंडल इस शेयर से ऊपर पड़ी है, एक कैंडल, उसके बाद लगातार ये शेयर गिरता जा रहा है। तो टेक्निकल्स तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हमें बाय कॉल जनरेट नहीं हुई। अगर शॉर्ट टर्म के लिए होती है तो वो आप बेशक एंट्री लिया करें। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी भी एंट्री बन रही है लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल लगातार हमारे पास रेड पड़ चुकी है, तो एंट्री भी अभी बनती है। आप लोग अभी भी एंट्री ले लें, 434 पे एंट्री लें, 436 तकरीबन 438-40 पे आप लोग एग्जिट ले लें। तो बड़ा शेयर जब भी गिरता है 3-4 रुपए, तो एक्सपेक्टेड होता है कि उससे अगले दिन वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रिकवर कर जाएगा। उस लिहाज से तो शॉर्ट टर्म एंट्री बनती है, लेकिन लॉन्ग टर्म एंट्री नहीं बनती है। मैं जो ज्यादातर आपसे डिस्कशन करता हूं, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन जो होती है वो ड्रा करके दे देता हूं। तो अब जरा चलते हैं अगले शेयर पे। अभी तक मेरे ख्याल में 7 से 8 शेयर हो गए, तो मेरे ख्याल में मैंने उन्हें कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया, फंडामेंटल्स भी बता दिए हैं और टेक्निकल्स भी बता दिए हैं। बहरहाल अगला शेयर है जी हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल लिमिटेड, GATM। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि मैंने एंट्री ली है कि नहीं, शेयर में जरूर ली है एंट्री। कुछ बंदों से मैंने दिलाई भी है, जबरदस्ती दिलाई है। लोग कह रहे थे कि नहीं लेनी चाहिए, तो शेयर इतना अच्छा नहीं है, बोनस शेयर दिया हुआ है, ये वो। तो मैंने कहा था अच्छा शेयर है, हम फंडामेंटल्स की बेस पे देखेंगे और टेक्निकल्स की बेस पे भी देख लेते हैं। तो टेक्निकली फंडामेंटली सॉरी, ये जो शेयर है ना, इसकी अगर आप ईपीएस देखें तो हर दफा बेहतर ही आ रही है। देखें यहाँ पे ईपीएस थी 2.64, 2.64, देन हमारे पास 4.27, 4.27, तो हर दफा इनकी ईपीएस बेहतर आ रही है। तो ये हम नहीं कह सकते कि शेयर की ईपीएस कमजोर है। तो अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड की एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हैं, तो फॉरेन को एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक और चीज, इस शेयर के अंदर हमारे पास ये जो एक गैप पड़ा है ना, बोनस शेयर की वजह से, शायद ये गैप हमारे पास कवर होगा। कब कवर होगा? जरूर कवर होगा इन फ्यूचर। 1 महीने के अंदर कवर होता है, 2 महीने के अंदर जरूर कवर होगा। अभी अगर आप एक जोन देखें ना, एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है शेयर के अंदर भी। जहां से ये कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट हुआ है और ये अभी कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा है। इस जोन के अंदर अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी 1.5-2 लाख डेली की बेस पे पड़ रहा है और लोग शेयर को अकेमुलेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखते जाए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ये वॉल्यूम डेली की बेस पे पड़ रहा है। तो ये अकेमुलेशन हो रही है शेयर के अंदर और वॉल्यूम हमारे पास डेली की बेस पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लोग जमा करते जा रहे हैं शेयर को। जैसे ही हमारे पास अप ट्रेंड ऊपर की तरफ हमारे पास एक ब्रेकआउट मिलेगा अप ट्रेंड की तरफ, तो ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। और अब अगर आप कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर का टारगेट, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा? अगर महीने 2 महीने के लिए बाय करते हैं तो 19 कम अज कम, मैंने यहाँ पे 19.50 कर दी है, तो आप इसे मैं इसे सेटिंग कर देता हूँ, इसकी कम अज कम 19 पे ये शेयर जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है जरूर जाएगा। मैंने इसे 19 कर दिया है और इसका जो कलर है वो मैं जरा चेंज कर देता हूँ। तो ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई है शॉर्ट टर्म के लिए। ये जो गैप है ये एक ना एक दिन कवर होना है, जरूर होना है। अगर आप लॉन्ग टर्म एंट्री लेना चाहते हैं साल के लिए तो जरूर लें। देन आप एक्सपेक्ट करें ये शेयर 22 पे भी जाएगा। देन आप एक्सपेक्ट करें कि ये शेयर हमारे पास 23 के लेवल पे भी जाएगा। देन आप एक्सपेक्ट कर लें कि ये शेयर 25 के लेवल पे भी जाएगा। बहरहाल जो पहले मैंने आपको चीज बताई है प्रॉफिट टेकिंग वाली, उस चीज को आप फॉलो करेंगे लाजमी। उस चीज को फॉलो करेंगे तो तब आपका शेयर चलेगा, तब आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए प्रॉफिट टेकिंग लाजमी होती है। तो ये मैंने इसकी 4-5 जो है वो कैंडल्स के लिहाज से एक रेजिस्टेंस बना ली है।
आप लोग बेशक एंट्री लेते जाएं। कल कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। आरएसआई को देखें, आरएसआई बिल्कुल हमारे पास साइडवेज चल रही है और वॉल्यूम जितना होना चाहिए था उस लिहाज से वॉल्यूम कम है मेरे ख्याल में। बहरहाल अब अगर ये हमारे पास 4-5 अगर हमारे पास 8-10 कैंडल पड़ गई हैं हमारे पास साइडवेज, अब एक्सपेक्टेड है कि एक अगर बड़ी कैंडल पड़ गई 30-40 पैसे का गेन दे दिया तो काफी लोग एग्जिट ले लेंगे। कुछ लोग एग्जिट लेंगे, 20% एग्जिट ले जाएंगे शेयर से और 80% जो है वो होल्ड करके रखेंगे। 80% चाहेंगे कि हम इस शेयर को 19 के लेवल पे निकालें। एमएसीडी को देखें तो एमएसीडी यहाँ पे एक तो हल्की सी बाइंग कॉल जनरेट कर रहा है और जो हिस्टोग्राम है उसका रेड जोन वो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास खत्म होता जा रहा है। जरा आप इसे 1 आवर चार्ट पे भी देख लेते हैं। 1 आवर चार्ट पे क्या कहता है। 1 आवर चार्ट पे हमारे पास 2 कैंडल जो आखिरी पड़ी है हमारे पास ग्रीन कैंडल पड़ी है और वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है, पर ओवरऑल जो मैंने आपको कहा आप आखिरी लगातार सारी कैंडल देख ली, एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रही है, एक जोन के अंदर चल रही है, ना ज्यादा ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे जा रही है। तो जो मैंने सपोर्ट ड्रा की है उस सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये सपोर्ट जो है ना हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आरएसआई थोड़ी ऊपर से गई है और एमएसीडी थोड़ा सा पॉजिटिव है हमारे पास डेली पे, तो डेली पे थोड़ा सा गेन आपको सोमवार वाले दिन देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं जी और जरा अगले शेयर को देख लेते हैं। अगला शेयर है जी हमारे पास कोलगेट पाल्मोलाइव। तो अभी इन्होंने डिविडेंड दिया था 50%, 50% का मतलब है 5 रुपए, तो डिविडेंड बहुत कम था यार। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इनका ज्यादा होना चाहिए था। अभी पहले इन्होंने 40 रुपए का डिविडेंड दिया था, साथ में बोनस शेयर दिया था, उससे पहले तकरीबन 20 रुपए दिए थे और साथ में 45% बोनस शेयर भी दिए थे। तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि डिविडेंड इनका तकरीबन 30-40 रुपए आना चाहिए था, लेकिन 5 रुपए का डिविडेंड है, कोई बात नहीं। अर्निंग इनकी देखें 42.8 है। इससे पहले अगर इनकी अर्निंग देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं जी। यहाँ पे इससे पहले इनकी जो अर्निंग थी वो हमारे पास तकरीबन 50 की थी। अर्निंग थोड़ी सी इनकी कम हुई है, कोई बात नहीं, होती रहती है। तो आगे हमारे पाकिस्तान के हालात टाइट है। बहरहाल अगर शेयर की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखी जाए तो वो हमारे पास बन रही है तकरीबन 1100 से लेकर और 1200 तक। मैं यहाँ पे 1200 पे भी एक सपोर्ट ड्रा कर देता हूँ। तो ये जी, ये एक जोन है, इस जोन के अंदर एक्यूमुलेशन होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी। तो बहरहाल शेयर बड़ा है, वॉल्यूम इस शेयर में इसलिए कम होता है, तो जिस दिन ग्रीन कैंडल पड़ती है उस दिन ही वॉल्यूम ज्यादा होता है। जिस दिन ग्रीन कैंडल पड़ी थी उस दिन वॉल्यूम इसके ऊपर 27,000 था और इससे पहले एक रेड कैंडल पड़ी थी लेकिन अपर कैप पे पड़ी थी, एक गैप के पड़ी थी, उस दिन इस पे 35,000 का वॉल्यूम था। तो 35,000 का जो वॉल्यूम है मैक्सिमम एक साल में इस शेयर पे पड़ा है। तो आप लोग आगे आइडिया लगा लें कि कितने कम लोग इस शेयर के अंदर ट्रेड करते हैं। तो अब एक्सपेक्टेड है इस शेयर को 1100 से लेकर 1200 के जो एक सपोर्ट जोन है उसके दरमियान आ जाना चाहिए और देन हमारे पास एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनेगी। और देन एक्सपेक्टेड टारगेट हमारा क्या होगा, तकरीबन 1500 से लेकर 1600 के दरमियान। तो 1550 पे आप 1500 पे कुछ वॉल्यूम निकालेंगे और देन 1550 पे आप मजीद कुछ वॉल्यूम निकाल देंगे और अगर 1650 को टच करता है तो आप मजीद वॉल्यूम निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही हमारे हालात अच्छे होंगे तो ये जो गैप है ये आपको फ्यूचर में कवर होता दिखाई देगा और ये जो गैप है ये भी आपको कवर होता दिखाई देगा और ये शेयर आपको तकरीबन 2000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है इन फ्यूचर। तो जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आएगी ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो गैप होता है ये जरूर कवर होता है इन फ्यूचर। तो जल्दी होता है, टाइम लगाता है, वो बात की बात है, लेकिन कवर होना जरूर होता है। तो बहरहाल अगर ये गैप ना कवर हो, अगर ये शेयर फर्ज करें इस लेवल पे जाके अब ये रेजिस्ट कर रहा है, इस लेवल पे रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस शेयर का जो अब जो है ना एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन है, अब ये नीचे की तरफ हमें ब्रेकआउट दे सकता है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने थोड़ा सा अपटर्न लिया है, कोई बात नहीं, बड़ा शेयर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, 10-15 रुपए का ये मार्जिन आपको दे सकता है। मैकडी को देखें तो मैकडी ने एक हल्की सी बाय कॉल जनरेट किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को मजीद नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। तो अब जरा अगले शेयर को डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल इस शेयर को मैंने आपको तकरीबन डिस्कस कर लिया है। तो अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, एक भाई मुझे कह रहे थे कि मैंने शेयर को तकरीबन 1350 पे बाय किया हुआ है। तो मुझे कह रहे थे कि मैंने आपकी वीडियो देखी है और बाद में मुझे लगा है कि ये शेयर अब नीचे आ सकता है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा यार अगर आपने बाय कर लिया तो कोई बात नहीं, 1300 पे 1350 पे बाय कर लिया कोई बात नहीं, आपने ये शेयर इस लेवल पे तो बाय नहीं किया ना, 1550 पे बाय तो नहीं किया ना। 1550 से बाय करने से बेहतर है आपने 1350 पे बाय किया, तो आपका लॉस कम ही हुआ है ना। अगर आप 1550 पे बाय करते तो लॉस ज्यादा होता है, इस लेवल पे आपने यहाँ पे बाय किया, आपका लॉस कम हुआ है।
कोई बात नहीं, होता रहता है। अब ये मैंने भाई को कहा था कि अगर ये मजीद आता है नीचे 1100 से 1200 के दरमियान, तो आप मजीद बाय कर लीजिएगा, एवरेज कर लीजिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिएगा। आपको पता है कि डिविडेंड वाला शेयर है, डिविडेंड वाला शेयर है और कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा देता है, ऐसी टेंशन की बात कोई नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं जी, और जरा नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। अभी मेरे ख्याल में 6-7 शेयर हो रहे हैं, तो 1 घंटे की वीडियो इंशाल्लाह हो ही जाएगी। बहरहाल आप पे डिपेंड करता है आप लोग देखते कितनी है वीडियो। तो इंटरलूप हमारे पास टेक्सटाइल का सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर हमारा वैसे ही डाउन रहता है, बहरहाल बहुत बड़ा सेक्टर है जी। तो इससे पहले इन्होंने 3 रुपए का डिविडेंड दिया था और बोनस शेयर इन्होंने दिया था 50% का। और अभी जो इनकी ईयरली अर्निंग रिपोर्ट आई है, उनमें इन्होंने 2 रुपए का डिविडेंड भी दिया है और तकरीबन 14.5 रुपए की इनकी अर्निंग भी है। अब अगर इसका ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए, अगर इसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रा की जाए, तो ट्रेंड लाइन आप लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग एंट्री लेते जाएं, जब तक ऊपर जा रहा है आप इसके साथ चलते जाएं। और अब अगर आपने एक शॉर्ट टर्म एंट्री लेनी है, लेट्स सपोज इसी शेयर के अंदर, तो शॉर्ट टर्म एंट्री भी ले सकते हैं आप। तो शॉर्ट टर्म एंट्री आप इस लिहाज से लेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से आप लोग मूव करते जाएंगे। तो जब तक ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा, आप लोग एंट्री साथ लेते जाएं। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती गई, ट्रेंड लाइन से नीचे एक हमारे पास कैंडल पड़ी, आप लोग एग्जिट ले लेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो बहरहाल शेयर अच्छा है, और ये शेयर, ये जो गैप पड़ा है ना, ये गैप बोनस शेयर की वजह से ये गैप हमारे पास फ्यूचर में जरूर कवर होगा। तो जो भी हमारे पास अभी इस दफा ना, जब हमारे पास ये हमें आईएमएफ से लोन मिला था ना, तो उस टाइम पे काफी शेयर पे ऐसा गैप पड़ा था, काफी शेयर पे पड़ा था। और वो अगर शेयर पे वो गैप अपर की तरफ पड़ा था, ऊपर की तरफ पड़ा था अपर की तरफ, तो वो अपर की तरफ जो पड़ा था वो नीचे की तरफ कवर हो गया है। और इसी तरह ही होता है, चाहे वो गैप ऊपर की तरफ पड़े चाहे नीचे की तरफ पड़े। अभी मैंने आपको पीछे फैसल बैंक में दिखाया था और 1-2 शेयर में और भी दिखाया पीछे, तो वो कवर हो जाता है। अब ये गैप कवर होना है, और अब ये देखें आता, ये जो गैप है ना हमारे पास कवर हो चुका है, और एक्सपेक्टेड ये है कि ये गैप कवर कर जाएगा फ्यूचर में। बहरहाल शेयर अच्छा है। तो ये अपनी जिसकी जो लोएस्ट सपोर्ट थी वो हमारे पास 32 की थी, और अभी शेयर ने 37 को टच किया था, और 37 से अब ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई को देखें, तो आरएसआई एक बड़े ही एक प्यारे एक जो पैटर्न होता है, पैटर्न के साथ ऊपर मूव कर रही है। मैं जरा यहाँ पे ड्रा कर ही देता हूँ। तो पहले यहाँ से इसका एक ट्रेंड बना, यहाँ से यहाँ तक गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर इसने दोबारा एक ट्रेंड बनाया, दोबारा ट्रेंड इसने यहाँ से बनाया, और देन अब यहाँ से ऊपर की तरफ बना रही है। तो आरएसआई हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हमें मूव देखने को मिली है। वो क्योंकि डिविडेंड तो इसका मेरे ख्याल में गुजर चुकी है, इसकी एक्स डेट ऊपर जाना ही चाहिए। और अगर इसका मैं जरा यहाँ से जूम कर लूं, तो एमएसीडी को अगर देखा जाए, तो एमएसीडी हमारे पास बिल्कुल हल्की सी इसके जो ऊपर जो पड़ रही है ना ग्रीन लाइन, वो पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हिस्टोग्राम थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमें दिखा रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि ऊपर की तरफ मजीद जा सकता है। बहरहाल अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दे दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अगर ये शेयर दोबारा इस लेवल पे आता है 36-37 के लेवल पे, तो थोड़ी आप लोग बाइंग कर लीजिएगा। और अगर मजीद नीचे आता है 32 के लेवल पे, तो 32 के लेवल पे आप लोग एवरेज कर लें। इस लेवल से मजीद नीचे शेयर नहीं जाएगा, क्योंकि शेयर बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छे हैं, और कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और टेक्निकली भी शेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब जरा अगले शेयर को देख लेते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको सारा इसका तरीका बता दिया, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेना है, और कैसे स्टॉप लॉस लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब निशात मिल लिमिटेड के बारे में मैं आपको इतना बताऊंगा कि इसकी हमारे पास 2-3 सपोर्ट बन रही है। एक हमारी इसकी सपोर्ट यहाँ पे बन रही है तकरीबन 58 पे, और देन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है तकरीबन 54 पे, और देन हमारे पास तकरीबन 50 के लेवल पे बन रही है, और 50 से नीचे एक बन रही है तकरीबन 48 पे। बहरहाल इस लेवल पे भी ये शेयर इतना बुरा नहीं है। तो इस शेयर का जो हाई था हमारे पास 70 था, और शायद अब इसकी मीटिंग भी है और डिविडेंड अनाउंसमेंट भी हो सकती है। तो अर्निंग इस शेयर की अच्छी है, हमारे पास टेक्सटाइल का सेक्टर है और अच्छा सेक्टर है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप अभी इस लेवल पे भी एंट्री ले सकते हैं। आरएसआई को देखा जाए, तो आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और मैकडी को देखें तो मैकडी भी हमें तकरीबन एक बाय कॉल जनरेट करने वाला है, और हिस्टोग्राम का जो रेड जोन है वो आहिस्ता आहिस्ता एंड हो रहा है। अगर आपने एक शॉर्ट टर्म एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएं और एंट्री ले लें, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाए और एंट्री ले लें, कोई बात नहीं।
आप एंट्री बनाए, अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट ले लें, इतना ज्यादा तो आपको लॉस होगा नहीं। बहरहाल डाइवर्जेंस इस शेयर में ऐसी कोई खास मुझे दिखी नहीं है। एक छोटी सी डाइवर्जेंस है शेयर के अंदर। डाइवर्जेंस आप लोग कहेंगे डाइवर्जेंस क्या होता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले डिस्कस करता रहता हूँ। तो ये हमारे पास एक डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस को देखें। ये जो हमारे पास शेयर है, इसकी प्राइसेस हैं वो नीचे आई है ओवरऑल, और अब इसकी जो आरएसआई है, आरएसआई को देखें तो आरएसआई हल्की सी ऊपर की तरफ गई है, तो ये हमारे पास एक डाइवर्जेंस है। प्राइसेस नीचे आ रही है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस शेयर को अब मजा थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए और 63, 64, 65 के लेवल को टच जरूर करना चाहिए। तो मैं इसे जरा दोबारा कैंडल खोल लेता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ हिस्सा इस शेयर का 54 पे बाय करें और कुछ हिस्सा 50 पे बाय करें, और एवरेज के लिए आप 48 पे एवरेज कर लें। और देन आपका जो रेजिस्टेंस होगी, आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपका 60 होगा, देन 63, और देन आपका 67, और देन आपका 70 का टारगेट होगा। तो आगे चलते हैं जी, जरा अगले शेयर को देख लेते हैं। अगला शेयर है जी हमारे पास मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड के बारे में मैं कुछ आपसे टेक्निकली डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ फंडामेंटली डिस्कस नहीं करूंगा। आपको पता है शेयर अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और टेक्निकली मैं इतना कहूंगा कि इस शेयर के अंदर बड़े बंदे घुसे हुए हैं, और बड़े बंदे क्या चाहते हैं, ये शेयर 460 को टच करे, कम से कम 460 को, और इसी वजह से ये शेयर गिर भी नहीं रहा है। जब हमारे पास मार्केट गिरी थी 1700-1800 पॉइंट, उस दिन डिप लिया था, तब भी ये शेयर नहीं गिरा। वजह क्या है, बड़े बंदों ने इस शेयर को बाय किया हुआ है, और बड़े बंदे क्या चाह रहे हैं, ये शेयर तकरीबन 460 को टच करे। तो जब तक 460 को टच नहीं करेगा, बड़े लोग इस शेयर को नीचे आने नहीं देंगे। आप लोग छोटे बंदे चाहे जो कुछ भी कर लें, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, 4 लाख की होगी, 5 लाख होगी, कितनी होगी, 10 लाख होगी, ज्यादा ज्यादा 20 लाख कर लें। बड़े बंदे हैं जिनके पास 10-10 करोड़ पड़ा होता है, वो 10-10 करोड़ उन्होंने लगाया होता है, तो वो ऐसे शेयर को नीचे नहीं आने देते। जब उनकी बाइंग इस लेवल की है, 360-70 की है, 70-80 की है, अब वो टारगेट उनका 360-370 होता है, उस टारगेट से पहले वो कभी भी अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं, वो पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा कंट्रोल है। और नॉर्मल बंदे का तो शेयर ही नहीं है यार, मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड 350-400 रुपए का शेयर है, कौन लेता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो फैक्ट्स को भी जेन में रखा करें, तो फैक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो फैक्ट से भी आप अगर जेन में रखेंगे तो आपको बेटर आइडिया होता जाता है कि शेयर किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और लोग इसे किस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे जितना नीचे लेकर आने की कोशिश करें, आप तो चाहते होंगे कि शेयर 370-80 पे आ जाए, लेकिन ये शेयर आ नहीं रहा है। अब वजह क्या है, बड़े जो बंदे हैं वो इस शेयर को नीचे नहीं आने देंगे। बहरहाल मैंने आपको टारगेट बता दिया, जैसे ही पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, ये शेयर आपको दोबारा 500 और 555 से और 600 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब बात क्या है, पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी नहीं है। अब जब पाकिस्तानियों के पास जॉब्स ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो गाड़ियों और ट्रैक्टर लेने के पैसे कहाँ से आएंगे। आप इंडस मोटर कंपनी को देख लें, पाक पाक व्हील्स है, सुजुकी है, उनको देख लें, जरा उनकी कंडीशन देख लें, और साजगार को देख लें, साजगार ने रिक्शे सबसे ज्यादा बेचे हैं। वजह क्या है, लोग अब रिक्शे ही चलाएंगे, गाड़ियां लेने तो उनके बस की बात नहीं रही है, टैक्सियां कहाँ से चलाएंगे। तो बहरहाल इकॉनमी जब तक हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इलेक्शन नहीं होंगे और न्यू गवर्नमेंट नहीं आएगी, हमारा मुल्क स्टेबल नहीं होगा, ये शेयर आपको 500 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो गवर्नमेंट आती जाएगी, ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मे बी अभी लोग इस इंतजार में हैं कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए, तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट अगर हो गई तो मे बी ये शेयर 500 को टच कर जाए। पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाय करना है तो आपको 370, 380 या फिर 400 के लेवल पे बैठना होगा। 400 पे भी आप बाय कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, और नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब, बीओपी। बहरहाल बीओपी भी अच्छी बाइंग हो रही है, एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, लोग इस शेयर पे बाइंग करते जा रहे हैं और लोग एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। इसका जो हाई था हमारे पास तकरीबन तकरीबन हमारे पास 4.80 का था, और लो देखा जाए तो ये 3.19 का है। तो मैं बेसिकली इस जोन पे बैठा हुआ हूँ, मुझे लग रहा था कि ये शेयर इस जोन पे आएगा, लेकिन उस जोन पे अभी नहीं आने वाला। अभी करंटली जो मुझे फील हो रहा है कि ये शेयर कम से कम 4 के लेवल को टच करेगा, कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए। काफी लोग इसके अंदर एंट्री इसी वजह से ले रहे हैं, ये शेयर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। अब अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है शेयर के अंदर, तो आप ट्रेंड लाइन के साथ एंट्री ले लेना अभी,
यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएं और इस शेयर के अंदर एंट्री ले लें। तो ट्रेंड लाइन को बेशक आप लोग यहाँ से एक्सपेंड करते जाएं यहाँ तक, तो मे बी एक महीने के अंदर अक्टूबर के एंड तक अगर ये शेयर चला जाता है 4 तक, तो अच्छी बात है, आपको अच्छा खासा गेन मिल जाएगा। तो 50-60 रुपए पैसे का तो आपको गेन मिल जाएगा। और शेयर भी तो देखे ना, बहुत छोटा है, और आगे हमारा बैंकिंग सेक्टर भी डाउन है। बहरहाल मैं तो अभी शेयर के अंदर एंट्री लेना नहीं चाहूंगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता तो मैं एंट्री लेता, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये शेयर 3.20 के लेवल पे आ जाए। पर एक और बात जरूर ध्यान में रखिएगा, जो छोटे शेयर होते हैं ना, पेनी शेयर होते हैं, उनपे वॉल्यूम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। वो फंडामेंटली कम चलते हैं और टेक्निकली ज्यादा चलते हैं। तो वॉल्यूम जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब वॉल्यूम एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है तो शेयर को ऑटोमेटिकली ऊपर जाना होता है। तो बहरहाल शॉर्ट टर्म के लिए तकरीबन 4 को टच कर सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, 4.30 को भी टच कर सकता है। बहरहाल मैं तो इस लेवल को देख रहा हूँ, अगर इस लेवल पे आएगा तो मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनाऊंगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई थोड़ा स्ट्रगल भी कर रही है, बहरहाल ओवरऑल आरएसआई थोड़ा ऊपर जा रही है। तो आरएसआई अगर हमारे पास 60 के लेवल तक जाती है, 57-58 तक, तो मेरे ख्याल में ये शेयर हमारे पास 4 को टच कर जाएगा। और यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की है, वैसे एमएससीडी ने जनरेट की है। रेड जोन खत्म हुआ है और ग्रीन जोन स्टार्ट हो गया। चलते हैं जी जरा अगले शेयर पे। और वीडियो तकरीबन अभी 50 मिनट की हो गई है, तो कोशिश है कि 3-4 मिनट में वीडियो को एंड कर दिया जाए। तो हमारे पास अगला शेयर है जी एफसीसीएल, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। मैं इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से नीचे अभी तक ये शेयर नहीं गया, और ये तकरीबन 1 साल के अंदर ही बन रही है। और ये सपोर्ट हमारी तकरीबन 18 जनवरी 19 जनवरी को थी। अभी तक इस जोन को ये शेयर ने ब्रेक नहीं किया है। देन अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक डबल बॉटम बना है, तकरीबन डबल बॉटम बना है। और ये डबल बॉटम का मतलब क्या होता है कि ये शेयर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, कि ये जो लेवल है हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ब्रेक नहीं कर पा रहा। और कैंडल को देखे, कैंडल इसे टच किया हुआ है, दोनों कैंडल इस लेवल को टच किया, लेकिन ब्रेक नहीं किया। अगर एक कैंडल इस शेयर से नीचे पड़ जाती ना, तो फिर ये मजीद नीचे चला जाता, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा, और अब फील हो रहा है मुझे कि ये शेयर अब कम अज कम आपको 12 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा, कम अज कम। उससे मजीद ऊपर की तरफ भी जा सकता है, 13 की तरफ। तो 12 का लेवल मेरे ख्याल में मस्ट है इस शेयर के लिए। और अब जरा आरएसआई की बात कर लें। आरएसआई को देखें, आरएसआई ने अपटर्न लेना चाहिए था तकरीबन हमारे पास 34 के लेवल से, लेकिन आरएसआई ने नहीं लिया। आरएसआई ने तकरीबन अपटर्न लिए एग्जैक्ट 27 के लेवल से। तो 25 से लेकर 35 का जो जोन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से जब भी आरएसआई अपटर्न लेती है तो वो शेयर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाता है। आरएसआई ने एक स्ट्रॉन्ग अपटर्न लिया है और एक यहाँ पे एक विंडो भी मारी है। बहरहाल शेयर को मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मैंने कुछ लोगों से बाइंग इस शेयर में भी कराई हुई थी। अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। एमएससीडी को देखें, एमएससीडी ने तकरीबन यहाँ पे एक बाई कॉल जनरेट कर दी है, और आरएसआई ने भी बाइंग कॉल जनरेट कर दी है। और हमारे पास जो हमारे पास सपोर्ट है, सपोर्ट ने भी एक बाइंग कॉल जनरेट कर दी है। और वॉल्यूम भी रेगुलरली इस शेयर के ऊपर अच्छा पड़ रहा है, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, तो वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। तो एक्सपेक्टेड है ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे, अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए 12 पे, और लॉन्ग टर्म की बात की जाए 12.5 और 13। आगे चलते हैं जी। और नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एवीएन। तो एवीएन की पीछे अनाउंसमेंट आई थी, और तकरीबन 3.5 रुपए की इनकी ईपीएस आई है, ईयरली अर्निंग आई है। बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, घटिया ईपीएस आई है। शेयर की आप वैल्यू देखें, 50 रुपए का शेयर है, और अर्निंग उसकी आ रही है 3 रुपए। खुदा के बंदो, वो आप बैंक का पंजाब को उठा लो, तो वो 3 रुपए का शेयर है, तो 0.50 रुपए की अर्निंग तो उनकी है। तो अर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए ना कंपनी की, कंपनी की परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना। अब एक और बात, कंपनी जब तक परफॉर्म नहीं करेगी वो मजीद ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, और चलेगी भी तो फिर टेक्निकली चलेगी, फंडामेंटली नहीं चलेगी। अब अगर शेयर के अंदर आपने एंट्री लेनी है शॉर्ट टर्म, तो ये मैंने आपको एक यहाँ पे एक ड्रा कर देता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे एक आप ड्रा कर लें, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है। इस ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग एंट्री ले लें। यार ये पता नहीं ड्रा क्यों नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ दोबारा। तो आप इसके साथ एंट्री लेते जाएं, इसके साथ एंट्री लें, जैसे ये ब्रेक होती है आप एग्जिट ले लें। बहरहाल अच्छा शेयर है यार, इतना भी बुरा नहीं है। तो उम्मीद है कि शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। आरएसआई को देखो, आरएसआई ने यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की है, और एक पॉजिटिव जोन हमारा स्टार्ट हुआ एमएससीडी का। पर ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा शेयर करंटली, शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर तकरीबन 58-60 के लेवल को टच करेगा।
तो बहरहाल अभी अच्छा लेवल है बाइंग का। आप लोग अभी कुछ इसका हिस्सा बाइंग कर लें, कुछ हिस्सा भी बाइंग करें और कुछ हिस्सा जब ये शेयर नीचे आएगा तब बाइंग कीजिएगा। कल मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड लाइन बना दी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास तकरीबन 40 पे है, आरएसआई मजीद नीचे की तरफ आना चाह रही है और एमएसीडी ने बाय कॉल जनरेट किया, आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा सकती है। अब जरा इसे 1 आवर पे देखते हैं, 1 आवर पे क्या कहता है। मैं जरा थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ शेयर के बारे में, मैं चाहता हूँ शेयर मजीद नीचे आ जाए। अदर यार मेरे पास नेट चला गया तो अब इसे 1 आवर पे तो मैं इसे देख नहीं सकता। बहरहाल मैं आपको इसका एनालिसिस जो मैंने आपको बता दिया, ये शेयर ऊपर जाएगा। फ्यूचर में मैं शेयर को देख रहा हूँ 60 के लेवल पे, तो फ्यूचर में शेयर 60 के लेवल पे जाएगा। अभी अगर आपके पास शेयर है तो होल्ड करके रखें, मजीद नीचे आता तो मजीद बाय कर लें। तो लास्ट शेयर है जी हमारे पास मीजान बैंक लिमिटेड। मैं आपको मीजान बैंक लिमिटेड के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ बस सिंपल। जब ये शेयर 82 के लेवल पे था, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे शेयर को बाय क्यों नहीं किया? वजह, अगर आप यहाँ पे बाइंग कर लेते तो आप लोगों को 135-40 तक ये गेन दे गया होता और 135-40 का मतलब ये है कि सीधा साधा 60 रुपए का गेन। अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो 60 रुपए का गेन दे दिया होता। अब अगर आप इस शेयर के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं तो जरूर लें, रिस्क के साथ लें, स्टॉप लॉस के साथ लें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी आप इस जोन पे बैठे ना, ये जो गैप पड़ा है ये गैप तो कवर होना ही है ना। तो गैप चाहे किस शेयर में पड़े, चाहे KSE 100 इंडेक्स में पड़े गैप, चाहे शेयर में पड़े, ये गैप जरूर कवर होता है। तो जैसे ही ये गैप कवर होगा देन आपको एक एंट्री मिलेगी। और आजकल इंटरेस्ट रेट वैसे भी आपको समझ लगी होगी, इंटरेस्ट रेट आपका जो बड़ा नहीं है, तो अब बैंकिंग सेक्टर आफ्टर डेट तो डाउन रहेगा, बैंकिंग सेक्टर नीचे जाएगा, एंट्री बनेगी। आप नेशनल बैंक को देख लें, बैंक इस्लामिक को देख लें, बैंक ऑफ पंजाब को देख लें, बैंक अल फलाह को देख लें, सारे शेयर आपकी अब सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एमसीबी को देख लें, एमसीबी नीचे आ रहा है, एमसीबी तो मेरे ख्याल में अब अपनी जो सपोर्ट है उसके करीब पहुंचने वाला है। तो आधा डिस्टेंस उसने नीचे की तरफ कवर कर ली अपनी सपोर्ट की तरफ, और आधा जो है ना वो मजीद कवर लेगा। तो बहरहाल लॉन्ग टर्म एंट्री आप करंटली नहीं बना सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म एंट्री बनानी है तो कम से कम 100 से नीचे बनाइएगा, कम से कम 100 से। तो ये एक लेवल बन रहा है इसका, इस लेवल पे आता है तो आप एंट्री जरूर बनाइएगा। देन मजीद जितना नीचे जाता जाएगा आप लोग इसे बाय करते जाएं। एक्सपेक्टेड है कि 90 पे लेवल पे जाता है, आप लोग एंट्री बना लें मजीद, और देन अगर 80 पे जाता है तो आप लोग मजीद एंट्री बना लें। बहरहाल ये कहना किसी के बस में नहीं होता है कि ये शेयर 90 से जाके 100 के लेवल से जाके ही अप ट्रेंड लेगा, वो उस वक्त डिसाइड होता है। अब उस 100 पे जाके अगर वो रेजिस्ट करता है देन हम कहेंगे ऊपर जाएगा। अब 90 पे जाके अगर वो रेजिस्ट करता है देन हम कहेंगे कि शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जितना ये शेयर रेजिस्ट करेगा अपनी सपोर्ट पे जाके तब हमें आइडिया होगा कि शेयर ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं। तो करंटली ये कहना मुश्किल है कि ये शेयर 90 पे जाएगा, 100 को भी ब्रेक करेगा, या 90 को ब्रेक करके 80 पे ही जाएगा। तो बहरहाल 100 पे तो शेयर जरूर जाएगा, 100 को ब्रेक करके 90 पे जाएगा, 90 को ब्रेक करके 80 पे जाएगा। तो यार ये अभी एक आध शेयर था मेरे ज़हन में TGL, लेकिन अभी लाइट चली गई है, तो मैंने एंड पे कहा था कि उसे जरा देख लूंगा, लेकिन अब लाइट चली गई है। तो अभी ये तकरीबन 18 से 20 शेयर थे, तो इनपे एक कंप्लीट एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस, और इसमें मैंने EPS वगैरह को भी डिस्कस कर लिया, थोड़ा फंडामेंटली भी आपको बता दिया। तो फंडामेंटली थोड़ा सा बताने का मकसद ये था कि आपको शेयर का आइडिया भी हो जाए कि शेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। इसके अलावा आप चाहें आप PSX का डेटा पोर्टल ओपन करें, ऐप वेबसाइट सॉरी ओपन करें, और वहां पे जाके आप कंपनी की सेल्स देख लिया करें, कंपनी की EPS देख लिया करें, क्वार्टरली EPS कितनी है और ईयरली EPS कितनी है, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो अब नेक्स्ट जो टेक्निकल एनालिसिस होगा वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट संडे को ही होगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।